ये कहानी चीकू और पिंकी नाम के भाई बहन की है, जो मधुबन नामक एक गांव में अपने माता पिता सोहन और गायत्री के साथ रहते थे। वो चारों अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। बरसात के मौसम में लगातार बारिश होने से उनके गांव में भयंकर बाढ़ आ गई, जिससे पूरा गांव पानी में डूब गया, जिसमें बहुत से घर और लोग पानी में बह गए। इस बाढ़ में चीकू और उसकी बहन पिंकी तो बच गए, लेकिन उनके माँ बाप हमेशा के लिए उनसे छीन गए। उस बाढ़ में और भी न जाने कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। पिंकी और चीकू उस बाढ़ के पानी में बहकर किसी दूसरी जगह पहुंच गए थे, जहां वो किसी को नहीं जानते थे। अब वो भीख मांगकर अपना पेट भर रहे थे। उनके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं था। एक दिन रात का समय था। दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। चीकू, बस थोड़ी देर की बात है, कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी और हम कहीं और चल पड़ेंगे। तब तक तुम मेरे पास लेट जा। चीकू पिंकी के पास उसकी गोद में लेट जाता है। कुछ ही देर में सुबह हो जाती है और वो दोनों भाई बहन फिर से भीख मांगने चले जाते हैं। चलते चलते वो एक खाने की दुकान के पास आ जाते हैं। अंकल, कुछ खाने को दे दीजिए, हमें बहुत भूख लगी है। चलो चलो निकलो यहाँ से। अंकल जी, थोड़ा सा खाना दे दीजिए, हमने कल से कुछ नहीं खाया। आप चाहो तो हम कोई काम कर सकते हैं, फिर आप हमें खाना दे देना। अरे क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। दोनों बच्चे उदास होकर जाने लगते हैं। तभी वहाँ दुकान मालिक की पत्नी आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। रुको तुम दोनों। फिर वो अपने पति से बोलती है, मैं कहती हूँ इन दोनों को कुछ दिनों के लिए अपनी दुकान पर ही रख लेते हैं। दीपावली आने वाली है, उस समय दुकान पे बहुत काम होता है। इन दोनों को रख लेते हैं, इनसे काम करवा लेंगे और 2 वक्त का खाना दे देंगे। कह तो तुम सही रही हो, किसी और को भी इतने पैसे देने ही हैं, क्यों ना इन्हें ही रख लें। वैसे भी जो थोड़ा खाना बहुत बच जाता है इनको दे देंगे और बदले में काम करवा लेंगे। ठीक है, तुम दोनों यहाँ काम कर सकते हो, उसके बदले हम तुम्हें खाना दे देंगे। उनकी बात सुनकर चीकू और पिंकी बहुत खुश हो जाते हैं। जी, हम सब काम कर लेंगे। चलो अभी वो सारे बर्तन साफ करके उनको टेबल पे लगा दो। चीकू और पिंकी सारे बर्तन साफ करते हैं और उनको टेबल पर लगा देते हैं। कुछ ही देर में लोग दुकान पर खाना खाने आने लगते हैं। चीकू और पिंकी लोगों को टेबल पर खाना देते हैं और ऐसे ही पूरा दिन वो दोनों बहुत काम करते हैं। शाम के समय चीकू और पिंकी को बहुत भूख लगती है। अंकल, क्या हम भी अब खाना खा लें? हमें बहुत भूख लगी है। देखो, अभी कुछ नहीं मिलेगा, जब लोग दुकान पर आना बंद करेंगे तभी तुम्हें खाना मिलेगा। लेकिन दुकान का मालिक उन दोनों बच्चों को खाना नहीं देता है और दूसरी तरफ वे दोनों बच्चे भूख से बेहाल हो रहे थे। दीदी, इससे अच्छा तो हम कहीं और भीख मांगकर खाना खा लेते। ये अंकल तो बहुत बुरे हैं, सुबह से काम करवा रहे हैं लेकिन कुछ भी खाने को नहीं दिया। चीकू, बस थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, फिर लोग भी आना बंद हो जाएंगे, फिर ये अंकल हमें भी खाना दे देंगे। रात हो जाती है। दुकान का मालिक सारा काम बच्चों से करवा लेता है और फिर जो कुछ खाना बचता है उन बच्चों को दे देता है। ये लो, बस यही खाना बचा है, इसे खा लो। तुम दोनों जल्दी खाना खाओ और हमारे साथ चलो। चीकू और पिंकी जल्दी से खाना खाते हैं। फिर दुकान का मालिक और पत्नी उन्हें अपने घर ले जाते हैं और एक सामान से भरे हुए स्टोर रूम में उन्हें सोने को बोलते हैं। चीकू और पिंकी उस कमरे में नीचे सो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बिस्तर नहीं था। अगले दिन दुकान का मालिक और उसकी पत्नी चीकू और पिंकी को सुबह जल्दी उठा देते हैं। देखो, अब तक सो रहे हैं ये नवाबजादे। चलो चलो जल्दी उठो, घर का सारा काम करना है। वह चीकू और पिंकी से घर का सारा काम करवाते हैं। घर का काम करते करते चीकू से एक ग्लास टूट जाता है। हे भगवान, इतनी महंगी ग्लास का सेट खराब कर दिया इस लड़के ने। और वो गुस्से में चीकू को थप्पड़ लगा देती है।
आंटी जी, मेरे भाई को माफ कर दीजिए, उससे गलती से ये ग्लास टूट गया। तू चुप कर और जाकर अपना काम कर, आई बड़ी भाई की चमची। फिर वो उन दोनों को दुकान पर ले जाते हैं और दुकान पर भी वह दोनों पति पत्नी उन बच्चों से दुकान का बहुत सारा काम करवाते हैं और रात को उनको सूखा बचा हुआ खाना दे देते हैं। जब वो दोनों अपनी दुकान बंद कर रहे थे तो चीकू और पिंकी वहाँ से भाग जाते हैं। अरे ये दोनों कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। वे दोनों चीकू और पिंकी को दुकान के आसपास देखते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। लगता है भाग गए दोनों। चीकू और पिंकी वहाँ से भागकर बहुत आगे चले जाते हैं और वहाँ वो एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। दीदी, मैं अब और नहीं भाग सकता, मैं बहुत थक गया हूँ। चीकू और पिंकी दोनों रो रहे थे। अगर माँ बाप होते तो हम ऐसे भटक नहीं रहे होते। तभी अचानक वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है। तुम दोनों यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? उस बूढ़ी औरत को देख पहले तो वो दोनों डर जाते हैं, लेकिन उसके पूछने पर वो सारी बात बता देते हैं। तुम दोनों रोना बंद करो, यहाँ से सीधा आगे चले जाओ। वहाँ एक माता का मंदिर है, वहाँ चले जाना, तुम दोनों के साथ सब अच्छा होगा। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर वो दोनों आगे चले जाते हैं। आगे जाकर, दीदी, वो माता जी सही कह रही थी, वो देखो सामने मंदिर दिख रहा है। वो दोनों मंदिर के अंदर जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। वहाँ एक पंडित था। उनकी आवाज सुनकर वो उठकर बाहर आता है और उनसे पूछता है, अरे कौन हो तुम दोनों और इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? वो सारी बात पंडित जी को बताते हैं। पूरी बात जानने पर वो पंडित उन दोनों बच्चों को खाना खिलाता है और सोने की जगह भी देता है। आखिर इतनी रात को इन बच्चों को किस औरत ने मंदिर में आने को कहा? आखिर कौन थी वो औरत? जो भी थी, लेकिन माता रानी ने सही समय पर उस औरत को इनके पास भेजा। ऐसे वो दोनों बच्चे मंदिर में रहते हैं। अगले दिन मंदिर में बहुत से लोग आते हैं। मंदिर में चीकू और पिंकी को भी लोग प्रसाद देते हैं और दोनों भी माता रानी को प्रणाम करते हैं। बहुत सारे लोग मंदिर आया करते थे। चीकू, अगर हमारे माता पिता भी हमारे साथ होते तो हम भी मिलकर मंदिर जाते। दीदी, लेकिन हमारे माता पिता तो भगवान के पास चले गए हैं ना। वो दोनों सुबह पंडित जी के साथ जल्दी उठ जाते थे और पूरे मंदिर की सफाई करते। तभी पंडित एक आदमी और औरत को मंदिर के बाहर बैठे हुए देखता है। उनकी हालत बहुत खराब थी। पंडित उनके पास जाता है। अरे आप दोनों कौन हो और यहाँ ऐसे उदास क्यों बैठे हो? तभी वो दोनों बताते हैं, हम मधुबन नाम गांव में रहते हैं। बाढ़ में हमारे 2 बच्चे न जाने कहाँ बह गए। कितने महीनों से हम अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। माता रानी सब ठीक कर देंगी। बच्चों, इन दोनों को भी प्रसाद दो। चीकू और पिंकी जैसे ही उनको प्रसाद देने आते हैं तो वो देखते हैं, माँ पापा। अरे माँ पापा, आप कहाँ चले गए थे हमें छोड़ के? चीकू की माँ चीकू और पिंकी को गले से लगाती है और माता रानी का धन्यवाद करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से हम अपने बच्चों से मिल पाए हैं। माँ, आपको पता है कुछ दिन में दीपावली आने वाली है? अच्छा, तुमसे किसने बोला? वो अध्यापिका जी ने बताया कि इस दिन श्री राम सीता माता के साथ 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत में लोगों ने घरों में दिए जलाए थे। उस दिन की याद में दिवाली हर साल मनाई जाती है और इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, घर में दिए जलाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बताया अध्यापिका जी ने। माँ, आप मेरे लिए भी दिवाली पर नई फ्रॉक और मेरी मनपसंद जलेबी लाना। ठीक है बेटा, मैं ले आऊंगी। गायत्री नाम की ये महिला सोनपुर गांव में अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। गायत्री के पति हरिया अब इस दुनिया में नहीं थे। एक बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी।
अब गायत्री अकेले ही अपने घर और अपनी बेटी को संभाल रही थी। गायत्री उसी गांव के मुखिया सेठराम प्रकाश के घर पे झाड़ू पोछे का काम करती थी। वहीं काम करके गायत्री जो कुछ कमा पा रही थी, उससे गुड़िया की पढ़ाई और घर का खर्च बड़ी मुश्किल से हो पाता था। सेठ राम प्रकाश के घर पर सुजाता नाम की एक और औरत भी खाना बनाने का काम करती थी। सुजाता बहुत ही चालाक औरत थी। वो हमेशा सेठ की बीवी को गायत्री के खिलाफ भड़काती थी और हमेशा सेठानी से गायत्री को डांट खिलवाती थी। एक दिन गायत्री सेठ के घर पर काम कर रही थी, तभी सेठानी गायत्री के पास आती है। गायत्री, हम दिवाली का सामान लेने बाजार जा रहे हैं, तुम घर की सफाई कर लेना। जी सेठानी, मैं पूरे घर की सफाई कर दूंगी। सेठ राम प्रकाश और सेठानी बाजार चले जाते हैं और पीछे से गायत्री पूरे घर की सफाई कर देती है। सुजाता ये मौका देखकर सेठानी के कमरे में चुपके से जाती है और उसकी एक साड़ी चुरा लेती है। शाम होते ही सेठ और सेठानी दोनों जब घर पर आते हैं और सेठानी गायत्री को बुलाती है और सामान उठाकर कमरे में रखने के लिए बोलती है। गायत्री सारा सामान उठाती है और कमरे में रख देती है। सुनो, इन दोनों के पैसे आज याद से दे देना, कल दिवाली है, ये भी अपनी दिवाली अच्छे से मना लेंगी और इनका दिवाली बोनस भी दे देना। जी, मैं अभी दे देती हूँ। सेठानी जब अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसके अलमारी में सारे कपड़े बिखरे हुए थे और जो साड़ी वो दिवाली के दिन पहनने के लिए लाई थी वो भी वहाँ नहीं थी। वो गायत्री को बुलाती है। गायत्री, मेरी अलमारी को किसने खोला और मेरी साड़ी यहाँ नहीं मिल रही है? तुमने सफाई करते हुए कहीं रख दी है क्या? नहीं मालकिन, आपकी साड़ी मैंने नहीं देखी, यहीं कहीं होगी। तभी वहाँ सुजाता आ जाती है। सुजाता, मालकिन की साड़ी नहीं मिल रही, तुमने कहीं देखी क्या? तू ही तो यहाँ सफाई कर रही थी, मालकिन की साड़ी भी तो साफ नहीं कर दी तूने। ये कैसी बातें कर रही हो तुम सुजाता? मालकिन, आप गायत्री पर भरोसा करके सब सामान ऐसे ही छोड़ देती हो। देखो, चोरी हो गई ना आपकी साड़ी। सुजाता की ये बातें सुनकर सेठानी गायत्री पर बहुत गुस्सा होती है। देख गायत्री, अगर मुझे मेरी साड़ी नहीं मिली ना तो मैं तुझे इस महीने की तनख्वाह नहीं दूंगी और आज से हमारे घर पर काम पे आने की भी जरूरत नहीं है। तभी उनकी आवाज सुनकर सेठ भी वहाँ आ जाता है। अरे क्या हो गया है, इतना शोर क्यों आ रहा है? देखिए ना, ये गायत्री ने मेरी साड़ी चुरा ली है, न जाने कहाँ छुपा कर रख ली है इसने। सेठ जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई साड़ी नहीं चुराई। चुप करो तुम और निकल जाओ मेरे घर से। पहले भी न जाने मुझे कितनी छोटी छोटी चीजें नहीं मिली हैं, पर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन अब नहीं, तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ और आज के बाद यहाँ कभी मत आना। सेठानी गायत्री को बुरा भला सुनाकर वहाँ से भेज देती है। गायत्री भी रोते रोते अपने घर चली जाती है। सुजाता मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी। गायत्री घर आती है। माँ, आप काम से आ गई? गुड़िया पानी का गिलास लेकर आती है और अपनी माँ से बोलती है। माँ, आज फिर आप मेरे लिए नई फ्रॉक नहीं लाई ना? बेटा, अभी वो काम के पैसे नहीं मिले। माँ, कल तो दिवाली है और मुझे कल शाम को नई ड्रेस पहननी है। गायत्री का गुड़िया की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उसके दिमाग में तो बस सेठानी की ही बातें चल रही थी। आज सेठानी की नजरों में मैं एक चोर बन गई हूँ। मैं कैसे बताऊँ उनको कि मैंने उनकी साड़ी नहीं चुराई। तभी गुड़िया अपनी माँ को हिलाते हुए बोलती है। माँ, तुम कहाँ खो गई? आप मेरे लिए नए कपड़े लाओगे ना? हाँ ठीक है, कल ले आऊंगी। पूरी रात गायत्री को नींद नहीं आई। वह परेशान थी कि अब वो घर कैसे चलाएगी और कल दिवाली पर कैसे सामान खरीद पाएगी। ये सब सोचते सोचते सुबह हो जाती है। गुड़िया भी उठ जाती है। आज गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज दिवाली थी। माँ, आज दिवाली है, आप मेरे लिए नए कपड़े लाओगे ना? गुड़िया की बातें सुनकर गायत्री गुड़िया से झूठ बोलती है। बेटा, आज मैं काम पर नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ माँ आपको? उदास हो जाती है क्योंकि उसकी माँ आज काम पर नहीं जाएगी और ना ही उसके लिए नई ड्रेस और ना ही कोई मिठाई लाएगी।
सुबह से शाम हो गई थी। गुड़िया देख रही थी कि सबके घरों में दीपक जलने लगे थे और सब नए कपड़े पहनकर तैयार हो गए थे और अपनी दिवाली मना रहे थे। गायत्री के घर पर कोई दीपक नहीं जला था। तभी दरवाजे पर किसी की आवाज आती है। गायत्री बाहर आती है तो वो देखती है कि सेठ और सेठानी उसके घर आए थे। उनको देखकर गायत्री रोने लगती है और बोलती है, सेठानी जी, आपकी साड़ी मैंने नहीं चुराई। तभी सेठानी बोलती है, मुझे पता है कि तूने मेरी साड़ी नहीं चुराई। वो साड़ी तो सुजाता ने चुराई थी। क्या सुजाता ने चोरी की थी? हाँ, कल रात न जाने उसने हमारे खाने में क्या मिला दिया, जिसकी वजह से हम सभी बेहोश हो गए थे। जब हम होश में आए तो हमने देखा कि घर की तिजोरी खुली हुई थी और उसमें रखे जेवर और पैसे चोरी हो गए थे। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि पुलिस के हाथों वो पकड़ी गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे लिए दिवाली का सामान लेकर आए हैं और कुछ मिठाइयाँ भी लाए हैं। तभी उनकी आवाज सुनकर गुड़िया भी बाहर आ जाती है। उसको देखकर सेठानी गुड़िया को अपने पास बुलाती है। इधर आओ बेटा, मैं आपके लिए और आपकी माँ के लिए नए कपड़े लाई हूँ। गुड़िया ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब हम चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ और सेठानी जी। फिर गुड़िया अपनी नई ड्रेस पहनती है और घर में दिए जलाती है और खूब सारी मिठाइयाँ खाती है।